हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फतेह क्लासेस। आज हम जो आपका संसद का टॉपिक है वो करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम मौलिक अधिकार जो आपके मूल कर्तव्य थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, और जो पंथनिरपेक्ष था जो आपके जो राजनीति में एक टॉपिक था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, आज करते हैं हम संसद की बात। संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है। हम संसद करने से पहले हम ये बात कर लें भी जो सरकार होती है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग की बात करें तो व्यवस्थापिका होता है, व्यवस्थापिका के बाद एक कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका के बाद एक न्यायपालिका होती है। देखो, आज हम करते हैं व्यवस्थापिका की बात। व्यवस्थापिका है, उसका काम होता है कानून का निर्माण करना। क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद कार्यपालिका का निर्माण काम होता है जो कानून जो निर्माण किए गए हैं व्यवस्थापिका के द्वारा उसको क्रियान्वित करना, उसको लागू करना। और जो आपका न्यायपालिका आती है वो चलता है जो कानून बना है उसके आधार पर न्याय प्रदान करना, यानी जो जस्टिस देना, न्याय देना, एक निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, एक न्यायशील समाज की स्थापना करना। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब बात आती है भी जो व्यवस्थापिका होती है जो कानून का निर्माण करती है, ये हमारे संविधान में इसको किस प्रकार रखा गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। किस प्रकार संविधान में उसके आर्टिकल मिलते हैं, किस प्रकार वो अपना कार्य करती है, कौन कौन से उसके अंदर अध्यक्ष होता है, कौन सभापति होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ध्यान रखना। ये कोई भी एग्ज़ाम है, किसी प्रकार का एग्ज़ाम है, उसमें पार्लियामेंट संसद पक्की आती है, क्योंकि जो इंडिया में अपनाया गया है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हम ब्रिटेन मॉडल को अपना रखा है, अमेरिका के मॉडल को नहीं, ब्रिटेन के मॉडल को हमने अपना रखा है। आपको इसके बारे में बता देते हैं क्यों अपनाया हमने। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बना था 1919 में, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, उसके तहत हमारे यहाँ पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया था, यानी 2 सदन रखे गए थे देश के लिए। सेकंड, जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था उसके अंदर भी द्विसदनीय प्रक्रिया को अपनाया गया था और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। हम जब आज़ाद हुए थे, हमने जो संविधान का निर्माण किया था तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को वैसे ही बरकरार रखा जैसे ब्रिटेन ने अपनाया था। इसका कारण था क्योंकि पहला तो ये था क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली थी वो लंबे समय से भारत में चल रही थी। इसके कारण यहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने उसको समझ लिया था, कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था। तो हम एकदम अगर अमेरिका की पत्ती को अपना लें, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अगर उसको अपना लें तो उसको हमारे यहाँ चलाना मुश्किल हो जाता है। हमें उसके बारे में अनुभव नहीं था भी ये कैसी प्रणाली है, कैसी पद्धति है। और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पता था भी इसमें ये पद्धति है, क्योंकि वो लंबे समय तक भारत में जारी रही थी ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी कारण हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया था। संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है, आपको थोड़ी चर्चा वैसे की थी और बता देता हूँ। जो कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से। इसी कारण जो कार्यपालिका होती है ना वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उत्तरदायी रहती है। और जो उत्तरदायित्व है, जो हमारे 2 प्रकार के उत्तरदायित्व पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। पहला जो उत्तरदायित्व है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, और एक पाया जाता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगर हम बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है वो हमारे राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उनको मंत्रियों को जो यहाँ कार्यपालिका उसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, इसी कारण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति रहता है। अगर आपसे पूछे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है, तो आप आंसर दोगे लोकसभा के प्रति, क्योंकि एक बार ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था भी हमारी जो संसद, जो हमारी कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है। उसमें ऑप्शन था, एक तो था संसद के प्रति, एक था राज्यसभा के प्रति, एक था लोकसभा के प्रति। तो ध्यान रखना संसद को नहीं करना हमें, हमारे यहाँ पर लोकसभा के प्रति है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है, लोकतंत्र पाया जाता है। और लोकतंत्र में जो जनता का सदन होता है वो लोकसभा ही होता है, क्योंकि राज्यसभा तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, उसके जो सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब जो जनता का सदन होता है वो लोकसभा होता है। इसी कारण जनता के प्रति उत्तरदायी रखा गया है, यानी जो जनता के प्रतिनिधि है उनके प्रति क्या रखा गया है, कार्यपालिका को उत्तरदायी रखा गया है, ताकि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो बढ़िया तरीके से चल सके, क्योंकि जनता का सदन होता है ये। अब आप बात करते हैं संसद हमारे संविधान में है वो कैसे है, उसकी बात करते हैं हम।
देखो हमारे संविधान में जो संसद दी गई है वो हमारे संविधान के भाग 5 और जो इससे संबंधित जो आर्टिकल है 79 से लेकर 122 तक हमारे यहाँ पर संसद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक की क्या की गई है, संसद की चर्चा की गई है, यानी संसद के बारे में बताया गया है। देखो भाग 5 है, क्योंकि टोटल हमारे अगर भाग की बात करें तो 22 भाग पाए जाते हैं संविधान में, और जो अगर उसको गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग पाए जाते हैं। जो आर्टिकल 79 है उससे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये आपको क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो बात आप। आर्टिकल 79 कहता है भी भारत के लिए एक संसद होगी, एक व्यवस्थापिका, क्योंकि भारत के व्यवस्थापिका का नाम है संसद, अमेरिका के व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पर व्यवस्थापिका को डाइट कहते हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ पर मजलिस कहते हैं। देखो इनका नाम अलग अलग है, जापान में डाइट, ईरान में मजलिस, और उसके बाद जो आपका अमेरिका में कांग्रेस और भारत में संसद है, लेकिन काम इनका सेम ही है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करना, ठीक है, संविधान में संशोधन करना, कानून में चेंज करना, ये काम व्यवस्थापिका का होता है। तो हम बात करें 79, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भारत के लिए एक संसद होगी और वो 3 अंगों से मिलकर बनेगी। आप ये कह सकते हो संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ये बात कही गई है हमारे 79 में, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे संसद के बारे में हम बात करें, अगर आपसे ये पूछे भी संसद के सदन कितने होते हैं, पर्सन, देखो अगर आपसे सदन का पर्सन पूछे तो आप आंसर दोगे 2 होते हैं। कितने आंसर दोगे? 2। इसका कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अगर आपसे सदन के बारे में पूछे भी लोकसभा जो संसद होती है उसके कितने सदन होते हैं तो आप आंसर दोगे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अगर आपसे ये पूछे संसद के अंग कितने होते हैं तो आप आंसर दोगे 3। देखो अलग अलग हो गया ना, एक तो अगर सदन पूछे तो आंसर रहेगा 2, लोकसभा राज्यसभा। अगर अंग पूछे तो 3, और जो स्पष्ट रूप से आपको 79 में दे रखा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो 3 अंग कौन कौन से हुए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, हो गए ना 3 अंग। तो सदन तो 2 है, लोकसभा राज्यसभा, और अंग 3 है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे 79 में लिखा गया है भारत के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जो हमारे जो राज्यसभा था और लोकसभा, उनका नाम कब पड़ा लोकसभा राज्यसभा, उसकी बात करते हैं। पहले इनका नाम था राज्य परिषद और जनता का सदन। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हम स्वतंत्र हुए थे, उस समय इनका नाम था राज्य परिषद और जनता का सदन। फिर 1954 के अंदर इनका नाम चेंज किया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखना भाई, राज्य परिषद और जनता का सदन है, उनका नाम चेंज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा होती है वो राज्यों का सदन होता है, इसी कारण उसे राज्य परिषद बोलते थे। और जो लोकसभा होती है वो जनता का सदन होता है। मैंने अभी बताया था आपको, जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो वयस्क हमारे मताधिकार दिया गया है, यानी 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी उसके द्वारा जो चुनकर आते हैं वो लोकसभा में आते हैं। तो 1954 में जो राज्य परिषद थी इसका नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया, और जनता का सदन था इसको नाम चेंज करके लोकसभा कर दिया गया। ये आप फैक्ट ध्यान रखना भी। ये जो इसका नाम चेंज हुआ था, राज्य परिषद को राज्यसभा का नाम दिया गया था, वो 1954 में दिया गया था। और जो जनता का सदन जो पहले बोलते थे उसको जो लोकसभा नाम दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। इसका मतलब 1954 से पहले उसको राज्य परिषद और जनता का सदन बोला जाता था, और 1954 के बाद राज्यसभा और लोकसभा इनका नाम बोलने जाने लगा। और राज्यसभा होता है वो राज्यों का सदन होता है, और लोकसभा होती है वो जनता का सदन होता है। इसी कारण मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा के अन्य नाम जनता का सदन भी कहते हैं, और जनता का सदन होने का कारण ये लोकप्रिय सदन है। क्यों? क्योंकि जनता इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जनता का ये लोकप्रिय होता है क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं इसके अंदर, इसी कारण ये जनता का लोकप्रिय सदन होता है। इसे हम युवा सदन भी बोलते हैं।
इसे हम आप और कह सकते हो युवा सदन हो गया। उसके बाद इसको हम निवन सदन भी बोलते हैं और इसको हम प्रथम सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा की बात करें, इसको हम राज्यों का सदन बोलते हैं, इसको हम वृद्ध सदन बोलते हैं, इसको हम अलोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि ये अलोकप्रिय है। इसका मतलब जनता का ये लोकप्रिय नहीं है क्योंकि जनता के प्रतिनिधि नहीं है इसमें राज्यों के प्रतिनिधि है, क्यों राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। और इसे हम उच्च सदन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। यानी नाम कोई भी आ सकता है राज्यसभा, नाम कोई भी आ सकता है लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को पहले कहते थे राज्य परिषद, लोकसभा को पहले कहते थे जनता का सदन, और 1954 में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा और लोकसभा रख दिया गया। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हम संसद के बारे में बात करें। एक बात आ चुका हूँ, जो भारतीय संसद है, अगर आपसे प्रश्न पूछे ध्यान रखना, भारतीय संसद है वो ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। किस पर? ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिका मॉडल। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखना भाई, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है भाई जो भारत में जो संसद को अपनाया गया है वो कौन से मॉडल पर अपनाया गया, तो ध्यान रखना वो ब्रिटेन मॉडल पर अपनाया गया है, अमेरिका के मॉडल पर नहीं अपनाया गया। ये चर्चा हुई थी भी जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तब उसने सोचा भी हम अमेरिका वाले मॉडल को अपनाएं या ब्रिटेन वाले मॉडल को अपनाएं। तब जाकर उन्होंने निर्णय लिया भी हम ब्रिटेन के मॉडल को अपनाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ अनुभव रखते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक ब्रिटेन ने क्या किया था, यहाँ पर राज किया था, तो उन्होंने अपनी प्रणाली अपनाई थी, तो उस प्रणाली के बारे में हम कुछ ना कुछ जान चुके थे। लेकिन अमेरिका की जो प्रणाली थी वो बिल्कुल ही अलग थी। इसको अगर हम एकदम अपने देश में अपना लें तो ऐसी स्थिति में विकास करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बिल्कुल संसदीय प्रणाली से अलग है अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। तो इसी कारण भारतीय संसद के अंदर जो अपनाया गया वो ब्रिटेन मॉडल को अपनाया गया, अमेरिका के मॉडल को नहीं अपनाया गया, ठीक है। अब हो गया आपका आर्टिकल 79, जिसके अंदर संसद बात होती है, यानी संसद के 3 होंगे, लोकसभा अंग होंगे, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अब आती है बात आपके आर्टिकल 80 की, 80 की। इसमें क्या है, देखो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है, राज्यसभा का गठन। और जो आगे नेक्स्ट आपका आर्टिकल 81 है, उसके अंदर आपके लोकसभा के गठन की बात कही गई है। जो आपका आर्टिकल 80 है, अनुच्छेद 80 है, वो तो राज्यसभा गठन की बात करता है, उसके पूरे संगठन की गठन की बात करता है। आर्टिकल 81 है वो आपके लोकसभा गठन की बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 80 क्या कहता है आपको, देखो आर्टिकल 80 ये कहता है भी राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। क्या कहता है भी जो राज्यसभा है उसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या जो मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। उस 250 को किस प्रकार बांटा गया, वो कहते हैं भी जिसमें से 12 सदस्य तो वो होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं वो किस बेस पर होते हैं, वो होते हैं आपका जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर विशेष एक्सपीरियंस रखते हो या विशेष ज्ञान रखते हो, उनको राष्ट्रपति क्या कर देता है, मनोनीत कर देता है। आर्टिकल 80(3) के तहत, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद क्या है, 80(3) के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। आर्टिकल 80(3) के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, और वो किससे संबंधित होते हैं, साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से, यानी इनसे संबंधित वो विशेष ज्ञान रखते हो, विशेष यानी स्पेशल उनको नॉलेज है उसके बारे में, जो विशेष अनुभव रखते हो, उनको राष्ट्रपति क्या कर देता है, मनोनीत कर देता है। आगे हम बात करें, यहाँ लिख देते हैं, चलो आगे नेक्स्ट तो आपका बचा है। उसके बाद 250 में से 12 सदस्य यहाँ से आगे, बाकी कितने बचे, 238 सदस्य। जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों से प्लस जो हमारे संघ राज्य हैं उनसे आएंगे।
इसका मतलब 238 सदस्यों का तो होगा निर्वाचन, जो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इनका तो होता है निर्वाचन 238 सदस्यों का, और 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति से द्वारा किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में जो विशेष ख्याति रखते हों, उनको विशेष नॉलेज हो, विशेष उनके बारे में अनुभव हो, उन व्यक्तियों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति वहाँ पर मनोनीत कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, यह तो आ गया अधिकतम सदस्य संख्या की। अगर आपसे ये कहे कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा की, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, तो आप आंसर दोगे 245। अधिकतम हो सकती है 250, वर्तमान में कितनी है 245। अब इन 245 को किस प्रकार बांटा गया है, इसमें से 229 तो वो सदस्य होंगे जो राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। कहाँ से आएंगे, राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। 4 सदस्य वो होंगे जो संघ राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। कितने हो गए 233, यानी 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों से आएंगे। पीछे बचे 12 सदस्य वो होंगे मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 83 के तहत जो कला, विज्ञान, साहित्य के अंदर, समाज सेवा के अंदर विशेष ख्याति रखते हैं, वो बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है 83 के तहत, और जो वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 तो आते हैं राज्यों और संघ राज्यों से, और 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, टोटल हो गए 245। ये हमारे राज्यसभा का गठन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम बात करें जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर, हमारे ध्यान रखना, किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। इसी कारण यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यूपी में 31 सदस्य राज्यसभा में चुनकर आते हैं। ठीक है, हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कम जनसंख्या होने के कारण 1 सदस्य चुना जाता है। हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान के जनसंख्या अकॉर्डिंग 10 सदस्य क्या जाते हैं, राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारे किया गया है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया गया है। अब यहाँ बात सुनो आप, एक फैक्ट है इसके तहत। अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका में जो द्वितीय सदन होता है उसका नाम है सीनेट। देखो हमारे तो क्या है जनसंख्या के आधार पर, इसका मतलब असमानता है। क्या है, असमानता। किसी राज्यों में ज़्यादा व्यक्ति चुन के जा रहे हैं राज्यसभा में, किसी राज्यों से कम जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब समान नहीं है, अभी प्रत्येक राज्य से समान रूप से उनके सदस्य चुनकर जाएंगे। अमेरिका में सीनेट के अंदर क्या है, समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी हम बात करें तो वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुन के जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 100। यानी सीनेट के अंदर मेंबर कितने हैं, 100 हैं। समान हो, चाहे राज्य बड़ा हो चाहे राज्य छोटा हो, चाहे कितनी जनसंख्या हो, क्षेत्रफल में बड़ा हो चाहे जनसंख्या क्षेत्रफल में छोटा हो, सबसे 2 सदस्य ही क्या जाते हैं, चुनकर जाते हैं। पहली बात तो ये है, अमेरिका के जो द्वितीय सदन है सीनेट में, उसके अंदर क्या है, समानता को अपनाया गया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। दूसरी बात देखो, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना अमेरिका के सीनेट में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता। ये थोड़े बहुत फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत का संविधान, ये हमारे जितने भी एग्जाम पर्सन आते हैं ना, लगभग इनसे जुड़े हुए होते हैं और उनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है भी जनसंख्या के आधार पर होने के कारण हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग सदस्य चुन के जाते हैं, यानी असमानता है हमारे यहाँ पर। अमेरिका के सीनेट में समानता अपनाई गई, राज्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्र में, किसी प्रकार हो, सबसे 2 सदस्य चुन के जाते हैं, यानी समानता को अपनाया गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, अमेरिका के सीनेट में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उसके बाद और राज्यसभा की बात करें हम, देखो हम बात करें राज्यसभा के अंदर जो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पीठासीन अधिकारी, और वो होता है एक तो सभापति,
और एक उपसभापति। यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। देखो, सभापति और उपसभापति, ठीक है। जो सभापति होता है, ध्यान रखना, वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इस उपराष्ट्रपति को कहते हैं पदेन सभापति। क्या कहते हैं? पदेन सभापति। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है भी जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, जो पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। क्यों होगा? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता। उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। आप लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करोगे, वो भी दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि इसका अलग से निर्वाचन होता है। और निर्वाचन करते कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो काम करता है वो सभापति के रूप में करता है, यानी जो राज्यसभा है उसका सभापति उसका नेता होता है, उसके रूप में वो क्या करता है, वहाँ पर सभापति का काम करता है। और वर्तमान में जो सभापति आपको बताइए, जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू है, जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है और वही राज्यसभा के सभापति है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आता है भी, अगर मान लेते हैं हमारे जो राष्ट्रपति है वो अपनी सीट पर नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या उनको महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया गया है, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति की सीट पर काम करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तब उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे, और जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे, और सभापति के स्थान पर काम करेगा उपसभापति। क्योंकि अब तो वो सभापति रहे नहीं, अब तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करने लग गया, तो जो वेतन भत्ते प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति के रूप में करेगा, एक सभापति के रूप में नहीं करेगा, क्योंकि अब सभापति की सीट खाली हो चुकी है। अब पूरी बैठकों की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? उपसभापति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम और इसके बारे में फैक्ट की बात करें कुछ। देखो, जो सभापति होता है ना, वो कभी भी वोट नहीं देता, यानी मत नहीं देता, लेकिन एक चांस ऐसा भी आता है इसके अंदर इसको वोट देना पड़ता है, वो होता है निर्णायक मत। ये क्या देता है? साधारण मत नहीं देता, बल्कि निर्णायक मत देता है। ये स्थिति कब होती है? जब मान लो किसी मुद्दे के ऊपर पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाए, यानी दोनों जैसे 50% एक साइड पक्ष में हो गए, 50% एक विपक्ष में हो गए। ऐसी स्थिति में ये क्या देता है? निर्णायक मत देता है। यानी वैसे ये साधारण सदस्य की तरह मत नहीं देता, जैसे साधारण सदस्य वोटिंग करते हैं ना प्रत्येक मुद्दे के ऊपर, ये प्रत्येक मुद्दे पर वोटिंग नहीं करता। इसकी वोटिंग की तब आवश्यकता पड़ती है जब क्या होता है, दोनों साइड के जो पक्ष और विपक्ष है वो बराबर हो जाए। इसी कारण इसको बोलते हैं निर्णायक मत, यानी दोनों बराबर है। इसी कारण ये जिस साइड में मत देगा वो जीत जाएगा, चाहे इस पक्ष में दे चाहे इस पक्ष में दे, यानी ये निर्णायक मत होता है। यानी क्योंकि जब दोनों बराबर हो गए तो निर्णय लेना मुश्किल हो गया, अभी पक्ष में जाएं या विपक्ष में जाएं। लेकिन जैसे ये वोटिंग करेगा वैसे ही वो क्या है, विपक्ष और पक्ष को क्या कर देगा? जिता देगा। अगर वो पक्ष में दे रहा है तो पक्ष वाला जो मुद्दा है वो जीत जाएगा, अगर वो विपक्ष में दे रहा है तो विपक्ष वाला मुद्दा जीत जाएगा। उसके बाद इसके जो वर्तमान में जो सभापति है मैं बता चुका हूँ, एम वेंकैया नायडू है, जो हमारे उपराष्ट्रपति है। अगर हम राज्यसभा के सदन के नेता की बात करें तो इसके जो सदन का नेता है वो है थावर चंद गहलोत। सदन का नेता कौन है? थावर चंद गहलोत वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें, विपक्ष का नेता इसको साथ लिख ही लेते हैं, चलो, वो होता है गुलाब नबी आज़ाद। यानी सभापति के बारे में बता चुके हैं आपको। सभापति है जो वेंकैया नायडू है, उनके जो सदन का नेता है वर्तमान में थावरचंद गहलोत है, और विपक्ष का जो नेता है वो गुलाब नबी आज़ाद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों की। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। देखो, वैसे तो राज्यसभा है ना वो एक सदन का एक संसद का सदन ही है, क्यों? लोकसभा राज्यसभा मिलकर ही काम करते हैं, क्योंकि ये दो सदन है।
जो संसद के 2 सदन है, जब भी कोई कानून बनता है दोनों में पास होना आवश्यक है, चाहे वो साधारण कानून है, चाहे वो धन विधेयक है, चाहे वो आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, दोनों में क्या चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है। ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इनकी राज्यसभा कुछ विशेष शक्तियाँ भी है, जिसके अंदर राज्यसभा को विशेष रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके अंदर आप 2 आर्टिकल पढ़ते हो, एक तो आर्टिकल पढ़ोगे 249 और एक आप आर्टिकल पढ़ोगे 312। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की विशेष शक्तियों में, तो इसके अंदर आपको 2 आर्टिकल 2 अनुच्छेद याद करने हैं। एक तो आपको आर्टिकल पढ़ना है 249, एक आपको आर्टिकल पढ़ना है 312। अब इसमें है क्या, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 249 की। देखो, इससे पहले बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ भी हमारे क्या है, यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किस प्रणाली को? संघीय प्रणाली को। और संघीय प्रणाली में क्या होता है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया संविधान के द्वारा, वो संघीय प्रणाली है। तो हमारे यहाँ पर शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 7, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम कुछ। और जो आपको आर्टिकल मिलता है वो 246 मिलता है। इसके तहत क्या किया गया है, हमारे शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी इनमें जो विषय दिए गए वहाँ पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय है वहाँ राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में विषय वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अब 249 का क्या रोल है, क्योंकि हमने राज्यसभा पढ़ा था, ये राज्यों का सदन होता है। किसका सदन होता है? राज्यों का सदन। अगर कोई ऐसा मैटर जो राज्यों से संबंधित होता है, उसके अंदर राज्यसभा हमेशा पावरफुल होती है। कोई मैटर राज्यों से संबंधित होता है ना, तो राज्यसभा में पारित होना बहुत आवश्यक होता है। 249 आपको ये कहता है भी अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा क्या कर सकती है, जो राज्य सूची का कोई विषय है, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और वो क्या कह सकती है, केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकती है, केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकती है। ध्यान से देखो बात आप। देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, जो राज्य सूची विषय वो राज्य कानून बनाएगा। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा केंद्र को कानून बनाने के लिए भी कह सकती है। कैसे भी, उसको वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके। देखो, कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सूची पर राज्य का है, लेकिन राज्यसभा इसमें बदलाव कर सकती है और उसको केंद्र को दे सकती है, और विषय भी इस पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। ये है आपका आर्टिकल 249 जो राज्यसभा के पास सकती है। यानी राज्यसभा राज्य सूची के कोई विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उसको केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकती है, यानी केंद्र उस पर कानून बनाएगा, फिर राज्य कानून नहीं बनाएगा। ये है 249। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 312 की। हम बात करते हैं आर्टिकल 312। देखो, इसमें जो दिया गया वो दिया गया हमारे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। यानी अखिल भारतीय, वर्तमान अगर हम बात करें तो 3 सेवाएं हैं। जैसे आप आईएएस की बात करते हो, आईपीएस की बात करते हो और आईएफएस की बात करते हो। हमारे वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। और जो आईएफएस का गठन हुआ था वो 1964-66 में किया गया था। उससे पहले 2 ही थी, आईएएस और आईपीएस, ये 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। अखिल भारतीय सेवाएं वो है जो केंद्र और राज्य दोनों में काम करती है। ध्यान रखना, केंद्र और राज्य दोनों में काम करती है अखिल भारतीय सेवाएं। देखो, अमेरिका में अलग सिस्टम है। मैं अब साथ में इसका और एग्जांपल ले लेता हूँ। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग सेवाएं होती है। वहाँ का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसके बाद जो उनकी इकाइयाँ हैं, जो राज्य है, यूनिट है, उनकी अलग अलग सेवाएं हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो केंद्र का है, जो केंद्र में काम करता है, वही राज्यों में काम करता है। यानी अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य की बराबर है, दोनों की सेम है। यानी अखिल भारतीय सेवा जो आईएएस है वो केंद्र में भी काम करेगा, राज्य में भी काम करेगा।
यानी वो राज्य में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर भी 312 राज्यसभा के पास क्या पावर है। 312 के तहत क्या हो सकता है भी राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा गठित कर सकती है, ध्यान रखना भी। 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय यानी कुछ नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है और कुछ जो पीछे की सेवाएं उनमें संशोधन यानी उसमें ख़त्म भी कर सकती है। ये है आर्टिकल 312। भाई नई देश के लिए जो नई केंद्र और राज्यों के लिए जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। जो राज्य सूची पर जो कानून बनाने केंद्र को कानून बनाने के लिए कहती है वो राज्यसभा कहती है, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके आर्टिकल 249 के तहत केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकती है। यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का भी गठन कर सकता है। और आपको बता चुका हूँ IAF जो हमारे वन से संबंधित था वो 1964-66 में इसको क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी, आप 3 कहोगे जी, IAS, IPS और IFS, ये 3 हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएँ पाई जाती है। ठीक है, ये होगी राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। वैसे हम संसद की जब शक्तियाँ पढ़ेंगे ना, कार्य पढ़ेंगे, तब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे हम, लेकिन आपको जब राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात है तब आप 2 ही आर्टिकल आपको याद आना चाहिए, 249 और 312। और बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। आर्टिकल 249 है जो किसी भी राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकती है वो। 312 नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो हम राज्यसभा की इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। राज्यसभा जो प्रथम राज्यसभा गठित हुई थी वो हुई थी 1952 में, और 1952 से लेकर वर्तमान तक ये लगातार चल रही है। इसका मतलब ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना भाई। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा बीच में भंग हो सकती है, ठीक है, 5 साल तक अगर चलती है तो 5 साल के बाद भंग हो जाती है, उसके बाद नए चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके जो सदस्य, अगर आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ यहाँ पर भी राज्यसभा का कार्यकाल बताओ, तब तो आप आंसर दोगे जी ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। अगर मैं बात करूं आपको राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताओ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो आप आंसर क्या दोगे जी, 6 वर्ष। देखो राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, ये 1952 से लेकर लगातार अभी तक चलती आ रही है। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। और 6 वर्ष के बाद उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है भी 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है वो 1 सदस्यों का होता है प्रति 2 वर्ष के बाद। यानी ये जो चलता है ना 6 वर्ष, ये सभी कार्यकाल का, सभी व्यक्तियों का, सभी सदस्यों का एक साथ कार्यकाल पूरा नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार से रखा गया है ताकि 1/3 सदस्यों का कार्य, जो 1/3 सदस्य है उनके कार्यकाल 2 वर्ष के बाद 6 वर्ष पूरा हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो जब नई गठित हुई थी उस स्थिति में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कैसे पूरा हुआ था। तो ध्यान रखो, जो स्टार्टिंग में जो 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, फिर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, उसके बाद तो 2 वर्ष के बाद कार्यकाल पूरा हो ही जाता है, 2, 2, 4, 2, 6। जो स्टार्टिंग में ये 2 प्रक्रिया अपनाई गई थी, लॉटरी के द्वारा अपनाई गई थी। राष्ट्रपति को ये सौंपा गया था भी लॉटरी के द्वारा इनको सेवानिवृत्त किया जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 प्रक्रिया थी, वो सेवानिवृत्त की लॉटरी के द्वारा थी, उसके बाद ये कंटिन्यू चल ही पड़ा।
उसके बाद ये कंटिन्यू चल पड़ा। 2 वर्ष के बाद जैसे ही 1 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और वहाँ पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। और जो सेवानिवृत्त होते हैं वो भी दोबारा सदस्य बन सकते हैं। अभी इसमें कोई पाबंदी नहीं है, भी एक बार बनने के बाद दूसरे बार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर अपनाई गई, भी कभी भंग नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है, भी जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया था वो संविधान ने संसद पर सौंप दिया था। अभी संसद चाहे तो वो उसका कार्यकाल रख सकती है। तो संसद ने एक अधिनियम बनाया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम, जो अधिनियम बना था 1951 में। इस अधिनियम के तहत राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया, 6 वर्ष। इसके कार्यकाल के बारे में संसद को सौंपा गया था। अभी संसद इसका कार्यकाल निश्चित करेगी। तब जाके संसद ने एक अधिनियम बनाया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बना था। और इसके तहत जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया, कार्यकाल रखा गया इनका 6 वर्ष। वैसे तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं, वो तो एक स्थायी सदन होता है, वो तो कंटिन्यू लगातार एक रेगुलर सदन होता है। ठीक है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वो जनप्रतिनिधि नियम 1951 के तहत किया जाता है। तो ये हमारी होगी राज्यसभा के बारे में। अब हम लोकसभा गठन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी लोकसभा गठन कैसे होता है। देखो, हम लोकसभा की बात करें, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसको जनता का सदन कहते हैं, इसको युवा सदन कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, इसको निवन सदन कहते हैं, इसको प्रथम सदन कहते हैं। यानी ये लोकसभा है। और इसको 1954 से पहले जनता का सदन कहते थे और 1954 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, लोकसभा रखा गया। उससे पहले जनता का सदन कहलाता था। ये तारीख आप याद रखना, 1954 से पहले इसको जनता का सदन बोला जाता था। और उसके बाद 1954 में इसका नाम बदल दिया गया, जनता के सदन के स्थान पर इसका नाम लोकसभा रख दिया गया। देखो, लोकसभा गठन है वो आर्टिकल 81 में दिया गया है, 81 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 79 में था संसद, आर्टिकल 80 में आपका था राज्यसभा और आर्टिकल 81 में होगा आपकी लोकसभा। तो अब लोकसभा गठन की हम बात करते हैं। देखो, लोकसभा के अंदर वही अगर प्रक्रिया है भी एक ऐसा स्थान है वो तो ठीक है। अगर ये पूछा जाए भी लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो आप आंसर क्या दोगे, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अगर उसको हम डिवाइड करें 3 भागों में कर सकते हैं। एक तो जो 530 है वो तो आते हैं राज्यों से निर्वाचित होकर, 20 है वो आते हैं संघ राज्यों से, और जो 2 है वो होते हैं मनोनीत जो राष्ट्रपति करता है, जो किससे संबंधित होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जो आपका आर्टिकल 331 बोलता है। ये आर्टिकल 331 से अगर राष्ट्रपति को ये कंफर्म हो जाए, ये हो जाए भी जो नई लोकसभा गठित हुई है, ठीक है, उसके अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय यानी जो उस समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति निर्वाचित नहीं हुआ, यानी कोई भी उसकी सदस्य संख्या नहीं है वहाँ पर, भी एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नहीं है नई लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना भैया आप, मैं बात करता हूँ संसद, मैं बात करता हूँ लोकसभा और राज्यसभा। यह प्रश्न पूछा गया था इसलिए आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। हमने पढ़ा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कितने सदस्यों को करता है, 12 सदस्यों को। हमने पढ़ा था लोकसभा में जो करता है वो कितने करता है, 2 सदस्यों को। अगर मैं कहूँ संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, देखो मैंने कह दिया लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत, राज्यसभा में आर्टिकल 80(3) के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये तो अलग अलग प्रश्न आ गए आपको। अगर मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछूँ कि बताओ संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखना,
संसद होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, इसका मतलब इसका योग, यानी इसका आंसर आएगा 14। ये थोड़ा ना कंफ्यूज मत हो जाना, अगर लोकसभा की पूछे तो आप 2 आंसर दोगे, अगर राज्यसभा की पूछे तो आप 12 दोगे, लेकिन अगर संसद पूछ ले पूरा, संसद की बात है तो आप आंसर कितना दोगे? 14 आंसर दोगे, क्योंकि संसद होती है वो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर ही बनती है। इसका मतलब पूरी संसद में 2 लोकसभा के 12 राज्यसभा के टोटल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तो होगी अधिकतम सदस्य संख्या 552, जिसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से 2 मनोनीत होते हैं। अब बात करें वर्तमान में कितने हैं, ये तो अधिकतम होगी। अगर मैं बात करूँ भी वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में आए तो आपका आंसर आएगा 545। वर्तमान में अगर लोकसभा की सदस्य संख्या पूछे तो कितना आंसर दोगे आप? 545। कैसे होता है? देखो 545 है, इसके अंदर 530 तो आते हैं राज्यों से, जो आपके 13 हैं वो आते हैं संघ राज्यों से। कितने हो गए? 543, और 2 होते हैं मनोनीत जो राष्ट्रपति द्वारा, ये कर चुके हैं हम। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। और कौन से समुदाय से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, ये होगी आपकी इसका गठन की बात। और इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो हम, प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा क्या होता है? 18 वर्ष की जिसकी उम्र प्राप्त हो जाती है, यानी वयस्क जो हो जाता है उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है, वो मत देता है। और इसके बारे में बता दें तो जो मूल संविधान था उसके अंदर 21 वर्ष की उम्र डिसाइड की गई थी वयस्क मताधिकार की। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1989 में हुआ था। उसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। इसका मतलब 18 वर्ष की जो उम्र का व्यक्ति होगा वो वोट देने का अधिकारी होगा। और उसी वोट के द्वारा क्या होता है? इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद से मिलकर लोकसभा का गठन होगा। और लोकसभा में जो प्रतिनिधि होंगे, जो व्यक्ति होंगे, जो सदस्य होंगे, वो जनता के होंगे, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष की बात, पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं हम। हम लोकसभा के पीठासीन के अधिकारी की बात करते हैं। इसके अंदर आप पढ़ोगे एक तो अध्यक्ष और एक पढ़ोगे आप उपाध्यक्ष। देखो हमने पढ़ा था राज्यसभा में जो सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, जो बीजेपी से संबंधित है। देखो ये बात कही गई है भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। जैसे ही नई लोकसभा गठित होगी और प्रथम बैठक के अंदर ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मतलब डिसाइड कर लिया जाएगा भी कौन अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष होता है वो पूरी बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों को संचालित करता है। ये इसका अधिकार होता है किसको बोलना है, कब बोलना है, कौन सा मुद्दा रखना है, कितनी उस पर किसी मुद्दे पर कितनी चर्चा करनी है, कितना वाद विवाद करना है। ठीक है, किसको बोलने का मौका देना है, किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है। पूरे बैठक की जो अध्यक्षता करता है, जो संचालित करता है, वो कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगर उस समय अध्यक्ष सीट पर नहीं होता तो कौन करता है? उसके स्थान पर उपाध्यक्ष करता है। अगर हम ये बात करें, देखो हम बात करें यहाँ पर सभापति और उपसभापति की, ये तो है राज्यसभा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में। ध्यान रखना ये जो उपसभापति और उपाध्यक्ष होते हैं ये जब तक ये अपनी सीट पर रहते हैं सभापति और अध्यक्ष, तब तक ये सामान्य सदस्य के रूप में वोटिंग करते हैं, सामान्य सदस्य के रूप में मत देते हैं। ठीक है, वोटिंग करते हैं, सामान्य सदस्य के रूप में काम करते हैं ये जब तक अध्यक्ष और सभापति रहता है। लेकिन जब ये अपनी सीट पर नहीं होते तब जाके ये क्या कहते हैं? सभापति और अध्यक्ष का काम करते हैं, तब ये देते हैं निर्णायक मत। लेकिन जब ये अपनी सीट पर रहते हैं तब तक ये सामान्य सदस्य के रूप में वोटिंग करते हैं, मत देते हैं। ठीक है,
सभापति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है और अध्यक्ष को भी निर्णायक, यानी वैसे सामान्य वोटिंग नहीं करते, सामान्य मत में शामिल नहीं होते, बल्कि जब दोनों पक्षों में बराबर की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष भी निर्णायक मत देता है और सभापति भी निर्णायक मत देता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों की कुछ अंतर की बात कर लें, देखो बहुत ही बढ़िया आपके प्रश्न बनता है सभापति और अध्यक्ष के रूप में। कुछ शक्ति ऐसी है जो अध्यक्ष के पास है लेकिन सभापति के पास नहीं है, उनकी बात करता हूं मैं 1 नंबर, ये ध्यान रखना आप। कुछ शक्तियां ऐसी है तो अध्यक्ष के पास है लेकिन सभापति के पास नहीं है, ध्यान रखना। पहली स्थिति तो हम ये कहते हैं कि कोई विधेयक, अब विधेयक क्या होता है, बार बार शब्द आएगा तो उसको मैं पहले बता ही देता हूँ आपको। विधेयक क्या होता है? विधेयक होता है कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको विधेयक बोलते हैं, ध्यान रखना। और जब वो पास हो जाता है वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यानी कानून बनने से पहले जो कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है लोकसभा राज्यसभा में, उसे क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सभापति नहीं करता, ध्यान रखना। लोकसभा का अध्यक्ष, एक तो लोकसभा के पास ये देखो, बाकी तो काम ये सभापति अध्यक्ष सेम ही करते हैं, क्योंकि बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, उनको संचालित करते हैं, साथ में उसको कुछ को बोलना है कि वो बैठक कितने टाइम संचालित करनी है, किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है, कौन सा मुद्दा बैठक में रखना है, ये बात तो दोनों करते ही करते हैं। लेकिन इससे जो अलग जो इसके अध्यक्ष के पास सकते हैं, पहले तो ये है भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, सेकंड बात करें हम, आप कह सकते हो भी जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना, वो भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। देखो धन विधेयक का तो पता चल गया आपको, जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाता है लोकसभा राज्यसभा में और उसके अंदर ये देखा जाता है भी वो विधेयक धन विधेयक से संबंधित है या राज्य जो संविधान विधेयक से संबंधित है, ये निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष पहले करेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन ये संयुक्त बैठक क्या होती है? देखना, संयुक्त बैठक होती है जब कोई कानून बनता है, साधारण कानून बनता है, उस कानून में मान लेते हैं किसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, उस साधारण कानून में लोकसभा राज्यसभा के मध्य कोई मतभेद हो जाए और मतभेद का कारण माना जाता है, ऐसे मान लो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा कहती है इसमें संशोधन करो, लोकसभा कहती है नहीं करूँगी, यानी ऐसा हो, या वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आ गया और राज्यसभा ने 6 माह तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया, न तो उसको पास किया न पुनर्विचार के लिए वापस उलटाया, तो ऐसी स्थिति में उसको मतभेद ही माना जाता है। जब मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोनों क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है और उस मतभेद का उसका निर्णय उस बैठक में लिया जाता है मतदान के द्वारा। अगर लोकसभा के प्रति मतदान ज़्यादा होता है तो लोकसभा जीत जाती है, अगर राज्यसभा के प्रति चला जाता है तो राज्यसभा जीत जाती है। एक बता देता हूँ, अब तक 3 ही कानून ऐसे पास हुए हैं जो संयुक्त बैठक के द्वारा हुए हैं। ठीक है, और तीनों ही कानूनों में लोकसभा जीती है। तीनों ही कानूनों में कौन जीती है? लोकसभा। क्यों? क्योंकि इसमें मतदान होता है तो लोकसभा में तो सदस्य होते हैं 545, इसमें सिर्फ 245 है। इसका मतलब इसके मेंबर ज़्यादा है तो जीतेगी, तो यही मतदान में वो थोड़ी जीत जाएगी। वैसे संयुक्त बैठक होती है लेकिन जीतती लोकसभा ही हमेशा, यानी मतदान होता है वो लोकसभा फेवर में, लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है, जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये 2 शक्तियाँ ऐसी है जो सभापति के पास नहीं है बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। ये 2 शक्तियाँ, एक तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करती है। हम पढ़ेंगे आगे, जैसे ही धन विधेयक घोषित हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर सारी लोकसभा के पास आ जाती है, राज्यसभा के पास नहीं रहती। वो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम कानून बनाने की प्रक्रिया करेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे भी साधारण कानून कैसे बनता है और जो धन विधेयक है, संविधान संशोधन है, कैसे बनता है और उनमें अंतर क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। दूसरा जो इसका मेन कार्य होता है, जो इसका जो शक्ति सभापति के पास नहीं है, अध्यक्ष के पास है, वो है संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है। जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है
उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने लोकसभा राज्यसभा कुछ गठन पढ़ लिया हमने। उसके बाद कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से चुन के आते हैं, किस प्रकार चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। ठीक है, एकल संगठनीय मत पद्धति होती है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक पद्धति है। उसके बाद हमने पढ़ा लोकसभा जनता का सदन होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। और जनता प्रत्यक्ष रूप से जो वयस्क होते हैं, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, यानी वो लोकप्रिय सदन है। ठीक है, जनता का सदन है। उसके बाद उनका राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार बांटा गया है? जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, लोकसभा में ऐसे हमारे जनसंख्या के आधार पर है। हमने कुछ अमेरिका के साथ तुलना भी की है। फिर हमारे यहाँ राज्यसभा द्वितीय सदन है, वहाँ पर सीनेट है, तो दोनों में किस प्रकार अंतर है उसकी हमने तुलना भी की। हमने ये भी पढ़ा अभी भारत में जो संसद को अपनाया गया वो ब्रिटेन मॉडल पर अपनाया गया, अमेरिकी मॉडल पर नहीं अपनाया गया। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।